सिंध भी एक चेंज के लिए तैयार है। एक नवाज शरीफ यहाँ थे और एक वो अब बाहर हैं। अब हम एम्बेरस फील करते हैं तो अब लगता है कि हमारे से गलती हुई। इस मौजूदा ऑपोजिशन ने इनसे जो मैसेजेस आ रही थी, आराम से इनसे हम बात कर लें, एनआरओ दे दें। ये तो नहीं हो सकता। आप बिलावल साहब पे बात करें, आप शहबाज शरीफ पर बात करें और फिर हम आपसे ताउन करें। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। मुल्क के तुलू अर्ज़ में बारिश के सबब मामलाती ज़िंदगी मुतासिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में भी सैलाब से नुकसानात की खबरें आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा से अगर बात की जाए तो चित्राल, स्वात और शांगला के इलाकों में मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद जान बहक हुए हैं। इन इलाकों में PDMA और सूबाई हुकूमतें इमदादी कामों में लगी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ तूफ़ानी बारिशों से मुल्क भर में अगर देखा जाए तो हालात जो हैं वो बहुत संगीन हैं, बहुत संगीन हालात पैदा हो रहे हैं। लेकिन अगर कराची की बात की जाए तो रिकॉर्ड बारिशों की वजह से इंतहाई मुश्किल के हालात का सामना इस वक्त कराची शहर कर रहा है। ये रवा हफ्ते की बात नहीं बल्कि गुज़िश्ता 3-4 हफ्तों से कराची वासी जो हैं वो पानी और कीचड़ के दलदल में धंसे हुए हैं। कल की तबाहकुन बारिश से हादसात में 29 अफराद, अब तक की जो खबरें हैं उससे जाँ बहक होने की उनकी खबरें आ रही हैं। शहर के कई इलाकों में पानी अभी तक जमा है, ज़्यादातर इलाकों में बिजली गायब है और निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह दरम भरम हो चुका है। आफत तो आई है जिस पर किसी का कोई इख्तियार नहीं, ये हम सब जो है इसका एतराफ़ करते हैं, लेकिन मौशी हब कहलाने वाला शहर आफत से निमटने के लिए कभी भी तैयार नहीं था। ये भी वो अलमनाक पहलू है जिस पर आज नहीं बल्कि सालों से बात हो रही है। बरसात के मौसम में जो इस वक्त सिचुएशन नज़र आ रही है वो हर दफ़ा नज़र आती है कि वक्ती हिल्लो हुज्जत होती है, फिर सब भूल जाते हैं और आइंदा मानसून में फिर वो सब हालात जो हैं वो आ जाते हैं और फिर वही इल्ज़ामात और वही बातें। आखिर कराची वाले करें तो क्या करें, ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आज तलाश करने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ कमल शोज़ब साहिबा मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमें ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब भी ज्वाइन करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। तो इस वक्त हमारे साथ जो है वो दानियाल साहब, बल्कि मुझे बताया जा रहा है बाकी गेस्ट कुछ ही देर में जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। अगर हमें प्रोड्यूसर दिखा दें ज़रा, एक तो जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं उन्होंने क्या बात की, और साथ ही साथ फिर आप पहले वो दिखाइए, फिर एक लेटर है जो कि 10 जून का है जो बिलखुसूस बारिशों के हवाले से तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको जो है आगाह किया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। पहले लेकिन CM सिंध ने क्या कहा ज़रा सुनवा दीजिए। प्रॉब्लम तो शहर में है सालों से। मैंने ये आज वैसे बड़ी मज़े की बात है, किसी ने मुझे भेजी 1944 की कराची की फ़ोटो बरसात में, तो 1944 और 2019 में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन हमने तो और आखिर में अपने आप को भी इस पर ठहराऊँगा कसूरवार की और ख़राब किया मामला। अब वो ओवरनाइट सारी चीज़ें ठीक हो नहीं सकती। अच्छा जी, ये तो आपने सुन लिया, बड़ी उनको मज़े की बात जो है वो लग रही है। वो कह रहे हैं कि जो शहर का हाल कई सालों पहले था, तकरीबन 50-60 साल पहले था हालात, वही आज जो है वो नज़र आ रहे हैं और उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है। तो ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात हैं, लेकिन एक लेटर हम जो है वो दिखाना चाहते हैं। प्रोड्यूसर ज़रा अगर वो दिखा दीजिए। ये हुकूमत पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से 10 जून 2020 को जो है वो शाया हुआ, जिसमें बाकायदा ये लिखा है, सीक्वेंशियल टू अर्बन फ्लडिंग इन लाहौर एंड कराची ड्यूरिंग मानसून सीजन 2019 many shortfalls were observed while handling urban flooding situation in areas of Sindh and Punjab, particularly Karachi। मतलब ये कि 2019 में हमने देखा कि जो अर्बन जो सिचुएशन मानसून के बाद जो सिचुएशन पैदा हुई उसमें कराची और लाहौर में बहुत सारे जो हैं वो प्रॉब्लम्स आए हैं, और सिंध और पंजाब में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, बिलखुसूस कराची की उन्होंने जो है वो बात की। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं, दिस ईयर PMD हैज़ प्रेडिक्टेड अबव नॉर्मल मानसून रेनफॉल इन सिंध, upper parts of KP and Punjab. Monsoon rainfalls may trigger urban flooding in respective metropolitan cities, which merits cleanliness of waterways, of problematic nallas, tributaries,
क्लियरेंस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। मतलब बाकायदा वो ये बता रहे हैं कि इस साल मानसून जो है वो ज़्यादा, मानसून में बारिशें ज़्यादा होंगी और सिंध के अपर पार्ट्स में जो है वो ज़्यादा होंगी, केपी पंजाब ज़्यादा होंगी। तो आपने जो है वो अर्बन फ्लडिंग का डर खौफ है, इसलिए जो आपके नाले हैं, जो वाटरवेज हैं, जो प्रॉब्लमैटिक जगह हैं, उनको आपने साफ़ करना है। लेकिन इसके बावजूद सिचुएशन वहाँ पर कुछ नहीं, जो मुख्तलिफ माजी से कुछ मुख्तलिफ नज़र नहीं आई। कमल साहिबा, क्योंकि आपकी हुकूमत जो है वो विफाक में तो ऑब्वियसली है, कराची ने भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मैंडेट दिया है। 21 सीटों में से 14 सीटें अगर जो नेशनल असेंबली की हैं वो आपके पास हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो आपके पास हैं। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती कि अब ये लेटर ज़ाहिर है, ये आपने भी देखा, ये सर्कुलेट हुआ होगा और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से आ रहा है। इसके बावजूद जब आपको नज़र आ रहा था कि सिंध हुकूमत माजी की तरह कुछ नहीं करती, तीसरा मानसून है, तो आपने भी क्यों कुछ नहीं किया वहाँ पे? आप भी तो कुछ कर सकते थे अपनी वहाँ पे मेयर के ज़रिए। आपके मेयर साहब जो हैं उनके साथ आपकी कोalition है, आपकी MQM के साथ कोalition है, साथ आपके अपने MNAs हैं, आपकी लीडर ऑफ अपोजिशन है, काम तो आप भी वहाँ पे करवा सकते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मारिया। 18th अमेंडमेंट के बाद इफेक्टिवली MNAs का सूबे में कोई रोल नहीं होता अनलेस एंड अनटिल के अगर सूबाई हुकूमत उनके साथ कोऑपरेट करे। नंबर 1, 14 MNA बिल्कुल मौजूद हैं और 14 MNA हर वक्त चीख रहे होते हैं कि हमें इवन जो डेवलपमेंट फंड देने की बात हुई वो भी 20 जून 2020 की इनकी स्टेटेड डॉन में छपी हुई है स्टेटमेंट मोहतरम मुराद अली शाह साहब की कि सूबाई हुकूमत के मर्जी के बगैर ये किस तरह फंड्स जो हैं ये आके डायरेक्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2, 140A शिक है 18वीं तरमीम की, जिसके बाद आपने बल्दियात में अपना आगे निज़ाम को एम्पावर्ड करना होता है, पावर डिवॉल्व करनी होती है। डमी बल्दिया आपने रखी, पावर जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो मोहतरम मुराद अली शाह साहब ने अपने पास रखी। बल्दियात से रिलेटेड जो मुख्तलिफ अशिया जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक था नालों की सफाई करने से या अर्बन प्लानिंग से, वो इनके मोहतरम के पास है। आज भी आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी होगी कि $10 मिलियन तो कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ पैसे दें और हमसे आप इख्तियारात ना मांगें। अभी मुराद अली शाह साहब की ये स्टेटमेंट्स आपने देखी होगी। जी, तो उन्होंने कहा 10 अरब आप दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप हमसे यानी कि वो ये कह रहे हैं कि चुप करके मुंह पे उंगली रख के वफाक हमें हमारी डिक्टेशन पे जो हम कह रहे हैं वो देता जाए, लेकिन इख्तियारात मांगने की बात ना करे। और अच्छा, कल की आप सुन लें, कल वो मुख्तलिफ जगहों पे नजर आए, कुछ डूबे कुछ उभरे हमें नजर आए बारिश में, तो उन्होंने कहा कि जी वहां पर भी उन्होंने सियासत नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा जी वफाक और बाकी जितना जो मर्जी कर ले, एग्जेक्टिव पावर सूबे में हमारे पास है। अब आप मुझे बता दें, ये स्टेटेड इनकी पॉलिसी है, इसके बाद अगर आज फ्लडिंग हो रही है जो 18 सालों से, सिर्फ एक स्टेटमेंट पूरी कंप्लीट करने दें। 18 सालों से तो वर्ल्ड बैंक बता रहा है, 18 सालों से वर्ल्ड बैंक बता रहा है। आज मैं अभी एक बहुत तकलीफ दे मंजर देख कर आई हूँ और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहां पे साइमा बिल्डिंग में एक बड़ी सी दीवार थी जो गिरी है, जिसके बाद बच्चे शहीद हुए हैं। 12 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, मैं वो मंजर अभी देख कर आई हूँ जो जनाजे पढ़ रहे थे और वो दिखा रहे थे। यकीन माने मेरे अपने बच्चे अभी सामने मेरे फेरे थे, मेरे से हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अभी आके शो में बैठूं। मैं यकीन माने मैं हैरान हो रही हूँ कि किस तरीके से जब बर्डन शिफ्ट करने की बात आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, तो ये दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं, लेकिन इख्तियारात की जब बात है तो वो कहते हैं सिर्फ हमारे ही हैं। खुदा का वास्ता, आज आपको कहीं नजर आ रहे हैं पिछले 5 दिन से कराची डूबा हुआ है, वो छोटे जरदारी साहब कहीं नजर आए हैं कहीं पानी में, बिल्कुल ठीक कई लोगों के साथ, ना अमीर ना गरीब, खुदा का वास्ता है बस कर दें, अब बहुत हो गई है। आप सही कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपको एक छोटा सा दिल खराश मंजर बता दूं, मेरी पर्सनल फ्रेंड है जिसने मुझे वहां से एक वीडियो भेजी, उसके 3 साल के बच्चे की कब्र खुली पड़ी है और लाशें बाहर आई हुई है। वो फोन पे रो रही थी कि मुझे बताओ मैं किससे जाके बात करूं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मसला लेकिन आप सही कह रही हैं, मसला सिर्फ, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, सवाल सिर्फ आपसे ये हो रहा है, मैं आपकी किसी बात से जो है वो डिसएग्री नहीं करती। ये हमने देखा है, मैं तो खुद कह रही हूँ कि मुराद अली शाह साहब की जो स्टेटमेंट है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही इसमें इंटरेस्टिंग क्या स्टेटमेंट है। वो ये कह रहे हैं, एक तरह से अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं कि जो 50-60 साल पहले कराची था वही आ जाए, तो इसमें कौन सी, इसमें क्या, इसमें खुशी की बात क्या है, ये इंटरेस्टिंग बात क्या है। बट एट द सेम टाइम
जो अब कोऑर्डिनेशन कमेटी जिस तरह बनाई है, जो कराची के हवाले से कमेटी विफाक की, MQM की, पीपल्स पार्टी की, ये अब एंड ऑफ जुलाई जो है वो बनना शुरू हुई, एंड ऑफ जुलाई जो है वो कुछ मॉडलिटीज जो है वो तय हुई। तो मेरा सवाल ये है कि मैं आपको जवाब दे देती हूँ, अगर मेरा पहला सवाल कंप्लीट होने दे। अच्छा, डमी कमेटी है जी। अच्छा, तो लेकिन आप तो खुद ही बात करिए, डमी कमेटी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने कह दिया कि हम किसी को इख्तियारात नहीं देने वाले। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुराद अली शाह ने कह दिया कि हम किसी को कोई एग्जीक्यूटिव का है। कमल शोजत साहिबा, क्या आप ये बात पर्सनल कैपेसिटी में कह रही हैं या आप ये बात एज PTI कह रही हैं? क्योंकि PTI का इस वक्त जो स्टांस है वो अलग है। आप ये कह रही हैं डमी कमेटी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं होगा इससे। भाई जब आप एग्जेक्टिव फरमा रहे थे, मैं आपको पीपल्स पार्टी के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि किसी को इख्तियार देने में, आज भी उन्होंने कहा हम शेयर नहीं करना चाहते, हम कोई इख्तियार नहीं देंगे। ठीक है, मैं आज आपको आपके प्रोग्राम से स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही हूँ कि नाउ दे आर पुशिंग अस टू द वॉल, they're pushing us to the wall। ये हमें दीवार से लगा रहे। अभी आप सुन लीजिएगा, अभी आप इनकी जस्टिफिकेशन सुनना हमारी है, ये हमें और आवाम को इन्होंने दीवार से लगा दिया। मुझे जरा शेख साहब की तरफ जानने, मुझे पता नहीं था उन्होंने ज्वाइन कर लिया। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शेख साहब ये बताइए कि ये मेरे सामने, मैं आपके आने से थोड़ी देर पहले नाजरीन को दिखा रही थी, ये 10 जून का जो है वो लेटर है जिसमें बाकायदा अर्बन फ्लडिंग का जो है वो वार्न किया गया है सिंध के हवाले से, बिलखुसूस कराची के हवाले से, और ये कहा गया है कि नदी नाले जो है उनको साफ कर लीजिए, स्पिल वेज, वाटर वेज जो है उनको साफ कर लीजिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया गया। सर आफत तो है, लेकिन आपने भी कोई वहाँ पे कोई इस पे कोई आपने प्रॉपर अपनी जो है हिकमत अमली आपकी तरफ से भी नहीं नजर आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप जो मतलब बात कर रही हैं सिंध गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो मतलब मैं तो पहले उस बात को रिफ्यूज करता हूँ। सिंध गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया, तो कौन कर रहा है फिर? देखें जी, ये जो बारिश हुई है तकरीबन 50-60-70 साल में इस जैसी बारिश कभी हुई नहीं है, एक कुदरती आफत है। ये तो 3-4 हफ्तों से चल रही है, ये तो 3-4 हफ्तों से बारिश से यही हालात चल रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ अनप्रेसिडेंटेड कल हुई। अभी आप या तो अपना खुद तकरीर आप कर लें या फिर मुझे जवाब देने। जी बोलिए। जवाब भी आप लोग रखें ना, इस तरह ना करें ना, ठीक है ना। अभी फिर लाहौर में जो डूब गया तो उसकी तो बात आपने नहीं की, मीरपुर खास में पानी आ गया उसकी तो बात आपने नहीं की, सियालकोट डूब गया उसकी तो बात आपने नहीं की, जहलम डूब गया उसकी तो बात आपने नहीं की। देखिए मेरा मतलब है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बलूचिस्तान के पुल रास्तों के रास्ते उड़ गए, उसकी बात आपने नहीं की। सर आपने मेरा ख्याल है इंट्रो मिस कर दिया ना सर, आप थोड़ा लेट आए, जरा इंट्रो अगर मैंने बात की तो देख लीजिए जरा। मतलब ये है पूरे मुल्क में आफत वाली सूरत हाल है, एक कुदरती मसला है, और कराची बहुत अफसोस है, कराची लोगों के साथ, उनके साथ हमें दिली हमदर्दी है। वजीर आला हर जगह हर वक्त रोजाना मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं। ये पानी का अभी तो NDMA ने भी नाले साफ किए थे, तो अभी पिछले 15 दिन के पहले तो उन्होंने नाले साफ किए, फिर क्या हो गया देखें जी। सर वो नाले का जो वेस्ट था वो फेंकना कहाँ था? आपके पास कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी तो वहाँ पे इलाके नहीं है ना? करते हैं, लेकिन इस तरह की बारिश पाकिस्तान तो क्या दुनिया में कहीं भी आएगी, तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी जी, तो हम टैकल कर रहे हैं इसको। सर मुझे जरा ऑब्जेक्टिवली जरा एक चीज बता दीजिए, क्या ये डिस्कशन हर साल नहीं होती कराची के हवाले से? क्या ये पहली दफा हो रही है या हर साल यही डिस्कशन होती है? हर साल नाले के साफ होते हैं, हर साल चीजें भी होती हैं। इस दफा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल हो गई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश हो गई है, जो कि हिस्टोरिक। चले सर, मैं आपकी बात से तो ये समझी हूँ माजरत के साथ कि कराची में ना कचरे का कोई मसला है ना नालों का कोई मसला है, ये पहली दफा हुआ है, पहले नहीं होता है ये कभी। आप एंकर पर के बात करें ना, आप मुझसे बहस करें जैसे कि आप किसी पार्टी से आपका ताल्लुक है, ठीक है ना। आप मुझसे तो हर पार्टी को मसला है ना। अभी थोड़ी देर तक कमल बोल पड़ेंगे कि मैं शायद आपकी नुमाइंदा बन के बात कर रही हूँ, तो ये हर पार्टी को मेरे से मसला है। आई हैव गॉटन ओवर इट। आप जो है फिर जवाब भी सुने ना पूरा। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, मैं इस वक्त PTI नहीं हूँ, मैं इस वक्त पब्लिक के बात करूंगी इनसे, और सवाल करना हमारा इनसे हक है, क्योंकि 12 साल से ये अजाब सिंध पे मुसल्लत है। ये तो खाली भाषण ही करेंगे PTI के लोग, तो फिर तकीद करेंगे। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को इतनी तौफीक हुई अल्लाह ने दी कि वो आए कराची आके देखें? वो तो नहीं आए ना, फिर भी हम निकले, वजीर आला निकला, वो हमारे वजीर। आप बिलावल बता दें किधर है, बिलावल कहाँ है, बिलावल जरदारी कहाँ है, प्राइम मिनिस्टर बना दे, आपका चेयरमैन कहाँ है जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, वो शख्स कहाँ है? ना पैसे देते हैं, ना कोई मदद करते हैं।
फोन पे आज बात कल रात को, तो मतलब ये तो मतलब तौफीक नहीं है कि वो मतलब है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। हुकूमत उनको एक आंख नहीं भाती, हम अपना काम कर रहे हैं। और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बात हुई तो जनाब ये पाकिस्तान जो है आइन के मुताबिक हमने तो कभी चले इस पे आगे जाके बात कर लेते हैं, बिकॉज ये जो कमल साहिबा बात कर रही है ना, इम्तियाज साहब कथा कलामी की माफी, जो कमल साहिबा बात कर रही है ये बात समझ नहीं आती कि हमें दीवार से लगा दिया गया है। अभी गवर्नर साहब ने भी बात की कि ये हमारे पास आखिरी ऑप्शन होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं इस तरह। और ये गवर्नर रूल के पीछे पड़े हुए हैं। जी सर, जी वो पॉसिबल नहीं है, दैट इज उसमें तो कोई मेरा नहीं ख्याल। हाँ जी, बारिश नहीं हुई थी। अग्रीड। गवर्नर रूल में की बात की थी, अपोजिशन और गवर्नर जरा मैं PMLN से भी एक ऑब्जेक्टिव मैं आप सही कह रहे हैं, वो एक और मसला है, वो सियासत हो रही है इस पे दोनों साइडों से। अब शेख साहब जरा इजाजत दीजिए, मैं जरा PMLN से भी एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, बिकॉज दानियल साहब आपकी हुकूमत नहीं है, सिंध में नहीं है, बट एट द सेम टाइम आप सिचुएशन देख रहे हैं एज PMLN एज पाकिस्तानी। मुझे ये बताइए आप क्या देखते हैं, क्योंकि अगर पंजाब में पानी आ जाए तो बुज़दार साहब को जो है वो कहा जाता है उनकी नाअहली है। सिंध में, कराची में बिलखुसूस हर दफ़ा ये होता है। क्या आप समझते हैं ये सिंध हुकूमत की नाअहली है? क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे उनकी कोताही, उन्होंने काम नहीं किया? डॉक्टर साहब एक तो चीज़ देखें, इसमें देखने की ये है कि कोताही तो है और मिसमैनेजमेंट तो किसी की है, क्योंकि अगर आपकी फ्लडिंग देखते हैं, आप बार बार नाले देखते हैं, आप ये चीज़ें देखते हैं, लेकिन और हर साल बद से बदतर होती जाती है। वो रोड है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामलात हैं, लेकिन क्या वो खाली सिंध में ही है या क्या वो पूरे पाकिस्तान में है? और हुकूमत जिसका एक रोल है, इनका एक रोल है बड़े भाई का प्ले करने का, क्या ये अपना रोल प्ले करते हैं? देखें आज भी इस मुल्क में जो बहरान है, जो भी बहरान है, वो टिड्डी दल का हो, वो शुगर की शॉर्टेज का हो, वो वीट की प्राइसेस का हो या किसी और चीज़ का, आज तो उसमें कौन अपना रोल प्ले करता है? ये बार बार लेके आ जाते हैं NDA में। इनसे मुल्क चल नहीं रहा। ये मुल्क पूरा एट सेल्फ आपकी इकोनॉमी का अपना बड़ा बुरा हाल हुआ है। मैशियत अपनी जा रही है, चीजें तो देखें आप करता हूँ कि हुकूमत का रोल है कि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। मुझे कवल से पूरा प्रोग्राम गुजर गया, मुझे मेरी बहन ने बता दें, इन्होंने कोई ओपिनियन दी, इन्होंने कहा कि हम अपना रोल प्ले करेंगे, इन्होंने कोई अपना सजेशन देने की बात की। देखिए इनकी बात सिर्फ तनकीद बराए तनकीद है। ये इनके प्राइम मिनिस्टर का भी, जब उससे मुल्क की इकोनॉमी का पूछो तो कहता है करप्शन खत्म करूंगा, जब उससे पूछो गरीब की नौकरी का तो कहता है नैब को मैं ये करूंगा। जब इनसे आप सवाल करते हैं और आपको जवाब अलग देते हैं। आज ये हुकूमत है, मुझे बताएं कि आज MQM इनकी हरीफ बैठी है उधर नहीं बैठी, उनका क्या रोल है? MQM इनके साथ बैठी है, उसका क्या रोल है? इन्होंने मुझे बता दें कि इनका अपना क्या मुस्बत रोल है इस पूरे प्रोग्राम में? इन्होंने अभी कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इन्होंने कहा कि हम चीजों को आगे लेके चलाते हैं, हम अपना हाथ आगे करेंगे। ये आज भी इस पे बैठ के अपनी सियासत कर रहे हैं और यही रीजन है कि पाकिस्तान की मैशत, पाकिस्तान आज इस पोजीशन पे आगे खड़ा हो गया है कि मुश्किल टाइम पे देखें हमारी कराची में कोई सीट्स नहीं थी, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान किया, रेंजर्स को लिया, डिप्यूट किया, उनके साथ खड़े रहे तमाम, और सब हमारे खिलाफ रहे थे, लेकिन एक मुस्बत एक्शन किया और उसका आगे रिजल्ट आया। ये जो आप बात करेंगे इसका उनके पास जवाब होगा, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या कोई हल की तरफ ये ना जाएंगे, ना ये इनका वतीरा है और ना इनकी ये पार्टी का मैनिफेस्टो है। अच्छा मैं जरा शेख साहब से पूछ लूं, कमल साहिबा जो आप ऑफर कर रही हैं, शेख साहब जो कमल साहिबा कह रही हैं कि APC एक कराची पे बुलाते हैं, क्या आपको कबूल है कि अगर APC को कराची पे बुलाई जाए? देखिए जी 10 दफा बुला लें APC, हमें कोई एतराज नहीं है, APC बुलाते रहें, सिर्फ ये APC ही करेंगे, खाली बातें ही करेंगे, भाषण काम कोई नहीं, ठीक है ना। लेकिन हम इस वक्त कराची की सूरत हाल को रिस्टोर करना है, सिंध के बाकी जिलों के को रिस्टोर करना है, हम उससे मसरूफ हैं। ये सब होता है, लोगों को रिलीफ दे दें, लोगों को हम रिस्टोर करें, पे ले आए, उसके बाद ये एक नहीं 4 APCयां करा लें, लेकिन जो कमिटी करते हैं वो पूरी तो करें। 160 अरब रुपए की बात की इन्होंने कराची के लिए, किधर गए? 162 MQM के दोस्त खुद बोल रहे थे आज की मुख्तलिफ प्रोग्रामों में 1 अरब रुपए दिए, तो किधर गए? इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को इधर होना चाहिए। इस वक्त बदीन में सैलाब की सूरत हाल है, इस वक्त नीपो खास में सैलाब की सूरत हाल है, इस वक्त कंडो मोहम्मद खान डूब रहा है, इस वक्त कराची डूब गया है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब किधर हैं? किधर मतलब नजर तो हमें नहीं आ रहा प्राइम मिनिस्टर। सर वैसे माजरत के साथ मैं कमल से पूछती हूँ, मैं कमल से भी
बलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बना दें, वो आपके लोगों में मौजूद होंगे इस वक्त। किधर है बिलावल? नहीं, कहाँ है? नजर नहीं आया मुझे। ठट्टा में ही नजर आ जाए, कहीं अपने अन्य दोस्तों में ही नजर आ जाए जहाँ से वो वोट मांगता रहा है, कहीं है नजर आ रहा आपको? तो मुझे बताएं, आपको इमरान खान साहब कहाँ नजर आए? आपको इमरान खान साहब KP में नजर आ रहे हैं? आपको इमरान खान साहब पंजाब में नजर आ रहे हैं? मैं खाली ये चीज, हाँ देखिए, आप खाली इस चीज की बात करें कि आपको कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन अपना दे दें कि आप क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते भाई, ये कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ बातें करेंगे। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस वक्त अपोजिशन का भाईचारा ये है, ये आज एक्सपोज हो रही है कि जब अवाम तकलीफ में हो तो इन्होंने बात नहीं करनी। आज शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट नहीं किया कि कभी कंडेम ही कर दे कि सूबा सिंध में जो 12 साल से हुकूमत बैठी, जिनके इन्होंने पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, उसको ये इल्जाम दे सके। आज इनको सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बुरा लग रहा है तो वो PTI लग रही है, लेकिन जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स है उस पर ये बात नहीं करेंगे। यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि बदनीयती क्या होती है। आज कहे मौलाना फजलुर रहमान को बुलाए ना APC, क्या 3 करोड़ का जो शहर है वहाँ पे आवाम डूब रही है, वो आवाम को कोई लेना देना नहीं है। कमल साहिबा, आपकी बात जो है मैं शेख साहब से पूछ लूं, अगर इजाजत दें। शेख साहब, वैलिड पॉइंट है दोनों की जानिब से। आपका भी वैलिड पॉइंट है कि खान साहब नजर नहीं आ रहे, और कमल का भी वैलिड पॉइंट है कि जिस पार्टी की हुकूमत है वहां पे, जो ओनरशिप लेती है सिंध की, दारुल खिलाफा कराची की, वहां के उनके भी जो चेयरमैन है वो नजर नहीं आ रहे। तो बिलावल साहब क्यों नहीं आ रहे? और मैं कमल से पूछूंगी खान साहब क्यों नहीं आ रहे, पहले आप बता दीजिए। देखें जी, बिलावल साहब मौजूद है, पहले दिन से मौजूद है, ऑन द मतलब डॉट मौजूद है, एक मिनट की फोन उनको हर आधे घंटे अपडेट कहाँ है, तो आपको नजर आनी चाहिए क्या? ठीक है जी, वो मौजूद है, हर वक्त मौजूद है, लोगों और पूरी मॉनिटर कर रहे हैं सूरत हाल, पूरी उनकी हुकूमत मौजूद है, वजीर आला, उनके वजीर, उनके मुशीर, उनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूरा काम जो है मतलब मरकजी इदारों के साथ मिलकर। लेकिन आप नहीं समझते कि बाहर जाके यकजहती के लिए जो है वो बिलावल साहब को निकलना चाहिए अवाम की यकजहती के साथ, यकजहती के लिए आएंगे। और लेकिन एक बात सुने ना, आप सुने, ये चलती हुई बारिश में, चलती हुई मतलब उसमें सूरत हाल को रिस्टोर नॉर्मल की तरफ ले आए तो जरूर आएंगे, लोगों के दरमियान होंगे। लेकिन वजीर आजम का बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आज बलूचिस्तान के हवाले से बिलावल तो आ जाएंगे बारिश रुकने के बाद, लेकिन वजीर आजम कश्ती में लोगों को लेके फिरेंगे। नहीं कमाल है आप लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स की, और कमाल है आपकी बदनीयत। कमल साहब सर इजाजत दें। जो इंटरेस्टिंग चीज आज आई वो बिलावल साहब की जो स्टेटमेंट आई बलूचिस्तान के हवाले से कि वहां पे लोगों की जो है वो दादरसी होनी चाहिए, लेकिन कराची के हवाले से वो चीज नजर नहीं आई, तो सवाल निशान उठता है सर, सवाल निशान उठता है। चले सर, मेरी नजर से शायद बहुत सारी कराची की जो है चीजें ना गुजरी हो, जहां वो आपने सफाई की है वो भी ना गुजरी हो, शायद कचरा कुंडी कभी कराची ना हो, शायद वो भी ना गुजरा हो। आप कर दीजिए, मैं जरा कमल साहब से भी पूछ लूं सर, मैं जरा कमल साहब से पूछ लूं ना सर, मैं कमल साहब से भी पूछ लूं। कमल साहिबा, बेशक आपकी हुकूमत की जो है वो इस वक्त, जी मैं नहीं, कमल साहिबा से जरा प्राइम मिनिस्टर साहब का पूछ लूं ना। इम्तियाज शेख साहब, इम्तियाज साहब इजाजत दीजिए ना, मैं आपको भी भेज देती हूँ। जब बिलावल साहब नजर आए तो वो भी मुझे जरा व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं वो भी देखना चाहती हूँ। प्लीज भिजवाइए प्लीज। लेकिन एट द सेम टाइम कमल साहिबा, मुझे ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर तो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, और अगेन कराची ने उनको भी इलेक्ट किया, उनको भी मैंडेट दिया, वहां से वो भी जीते, वो भी नजर नहीं आ रहे कहीं। क्या आप ये चाहते हैं कि कराची जब बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाए तो आपको एक वॉक ओवर मिल जाए, ताकि आप आने के लिए फिर जो आपके एजाइम है फिर वो पूरे हो जाए? मारिया, मैंने पहले भी बात की, मैं आपको बताती हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने कल मुराद अली शाह साहब से बात की है, बहुत कल से शोर मचा रहे थे, बल्कि 3 दिन से कि वजीर आजम और फेडरल हमें कुछ नहीं दे रहा, पूरी उन्होंने इनके साथ सपोर्ट की बात की, गवर्नर ने बात की, आज एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग हुई, हमारे तमाम नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं। आपको मैं अभी तस्वीरें भी भिजवाती हूँ जो बेचारे जाके रिलीफ का काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त जो हालात बने हुए हैं जिस तरीके से हैं, और मैं आपको अभी ये बता रही हूँ फाइनली, अगर इनका काम नहीं चलेगा, अगर ये सूबे की हुकूमत इसी तरह चलेगी, हम 3-3.5 करोड़ अवाम को इनके अब इस तरह की जालिमाना हुक्मरानी पे नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे? आपको फिर नजर भी आएंगे और वजीर आजम इन एक्शन भी नजर आएंगे। क्या करेंगे वो अब आप आगे जरा देख लीजिएगा, अभी इनकी अगली स्टेटमेंट्स आने दीजिए, मुराद अली शाह साहब की, बिलावल साहब की, और इन तमाम वज़रा की, सईद गनी की, इनकी स्टेटमेंट्स आ लेने दें।
یہ کہتی ہے ہمیں 18ویں ترمیم جو ایک آسمانی صحیفہ ان کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے یہ صرف اور صرف اپنی حکومت چلانے اور خزانہ اپنی جیبوں میں ڈالنے کے لیے تو 18ویں ترمیم ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کو قانونی نہیں ہے کہ بیٹھ کے فیصلے کریں گے لوگوں کے مینڈیٹ نہیں ہو رہا۔ کمل صاحبہ معذرت کے ساتھ بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دانیال صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پارٹی اس وقت اپوزیشن کی لیڈنگ پارٹی ہے، کیوں ابھی تک ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ سپورٹ کی اور انہوں نے کنڈیم کیا وہ جو حکومت 12 سالوں سے میں دانیال صاحب سے پوچھ لیتی ہوں لیکن کمل صاحب اجازت دیجئے نا، کمل صاحب اجازت دیجئے نا، یہ کیونکہ آپ کی بلبلاتی عوام کے بارے میں بھی کوئی سٹیٹمنٹ دیں گے۔ کمل صاحبہ ذرا میرے بھی سوال سن لیجئے، جی ذرا امتیاز صاحب ذرا اجازت دیجئے، آپ نے کہا کہ وہ ڈسبرسمنٹ نہیں ہو سکی، اجازت نہیں دی، دیٹ مینس کہ شاید آپ نے پہلے ڈسبرس کرنے سے پہلے جو اماؤنٹ 162 ارب کا تھا شاید نہیں سوچا کہ کس طرح اس کو کیے جائے، پلاننگ نہیں تھی وہاں پہ۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ یہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ ہم جو انتظار نہیں کریں گے ہم دیکھیں گے، کیا آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ گورنر رول آپ لگا نہیں سکتے، وہاں پہ آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں، آپ کو اس کو پروونشل گورنمنٹ سے جو ہے وہ ریٹیفائی کرانا پڑے گا، باقی آپ کیا 149 کی بات کر رہے ہیں، وہ کس طرح جو ہے وہ ہوگا، کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ ماریا میں صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشن ہمارے راستے کی رکاوٹ بن رہا ہے اور عوام کو ریلیف نہیں پہنچ رہا تو اس میں چینجز کی ضرورت ہے۔ یہ آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے نا، اگر 18ویں ترمیم ہو سکتی تو 18ویں ترمیم کے اندر کیوں نہیں ترمیم ہو سکتی، یا یہ 140A کی شک پہ کیوں نہیں عمل کرتے، یہ کیوں نہیں بلدیات کو جو ہے وہ اس کو امپاور کر رہی ہیں۔ معاملات اب سوچنے کے، یہاں انسانی جانیں 80 لوگ فوت ہو چکے ہیں، 80 لوگ اور یہ قدرتی آفت اس لیے بنی کہ آپ کے پاس نظام نہیں تھا، آپ سے کہہ رہی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 140 آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، سنگاپور میں بارشیں نہیں ہوتی۔ نہیں کم صاحب دیکھیں، ایک تو یہ کہ کراچی کا میں اگین یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر 50 سالہ پلیز دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں خالی دیکھیں یہ 3 کروڑ عوام کی بات کر رہے ہیں، آپ بالکل کمل آپ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میری بہن کہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن مجھے بتائیں کہ یہ 21 کروڑ عوام نے آپ کا کیا بگاڑا ہے اس ملک میں؟ جب آپ پچھلے سال آپ بھول گئے کہ ڈینگی سے کتنے لوگ مرے تھے، تب آپ کو ترمیمیں یاد نہیں آئی؟ آپ بھول گئے کہ ہر غربت سے جو لوگ مر رہے ہیں، آپ بھول گئے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی پارٹی کی وجہ سے جو بے روزگاری ہو رہی ہے، جو آپ نے کروڑوں نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، ان کا جو وعدہ کیا تھا اس سے جو لوگ مر رہے ہیں۔ دیکھیں میں کسی چیز کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو ادھر وہ کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، جو نالے نہیں صاف کی، جو چیزیں نہیں کی وہ غلط ہے، لیکن جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے کہ آپ نے KPK میں برا حال، بلوچستان میں برا حال، پنجاب جس نے کبھی اس طرح کا حال نہیں دیکھا تھا آپ نے اس کا برا حال، اس ملک میں جس ادارے کو ہاتھ لگائیں آپ نے آگے آنے والے دنوں میں جو آپ کی گندم کی شارٹیج ہو رہی ہے کہ آپ کی 25,000 ٹن جو ہے آپ کی پروڈکشن اور 30-35,000 پہ آپ کی یوٹیلائزیشن ہونی ہے، آپ ہر سیکٹر ہر مہینے بعد ایک جو فقدان آتا ہے اس سے لوگ مرتے ہیں، تب آئینی ترمیم کی بات آپ کو یاد نہیں آتی؟ تب آپ کو یاد نہیں آتا کہ غریب و بے روزگار لوگ مر رہے ہیں؟ جب لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملتی تب آپ کو یاد نہیں آتا؟ ہم پھر آپ کو بار بار یہ صرف کہہ رہے ہیں، آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں، آپ ان کو بتائیں کہ آپ ان کی ایز اے بڑا بھائی، ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان ان کی کس طرح معاونت کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اس طرح مشکل سے کس طرح نکال سکتے ہیں؟ آپ پھر تنقید کرتی ہیں اور آپ دھمکیاں دیتے ہیں، یہ تو طریقہ اور وتیرہ آپ کا غلط ہے اور اس سے ملک اور صوبے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ قطع کلامی کی معافی جو کہہ بھی رہی ہیں اس کا بھی ایک آئینی طریقہ ہے، 18ویں ترمیم کو اگر بدلنا ہے اس کا بھی طریقہ ہے، اگین اٹ فالز، اگر تو ابھی تو نہیں بدل سکتے، ابھی تو جی امتیاز صاحب جی بولیے امتیاز صاحب۔ 18ویں ترمیم ان کو پتہ نہیں کیوں رکھتی ہے عمران خان صاحب کو۔ ماریا میں ان کو ذرا دانیال صاحب کو جواب دے دوں۔ جی پہلے میں شیخ صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں، میں آ رہی ہوں آپ کے پاس۔ جب پہلے اپوزیشن میں تھے تو ان کو چھوٹے صوبوں کا حقوق بات کرتے تھے، اب وہ مطلب ان کو چیزیں بھول گئی ہیں، یو ٹرن لے لیا اس پر بھی۔ دوسری بات کہ ووٹوں کر رہے ہیں ہاؤس میں سیریس نہیں تو کہاں سے آئے گی؟ لیکن امتیاز صاحب ابھی الیکشن بھی تو آ رہا ہے نا، ابھی سینٹ کا الیکشن بھی تو آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ابھی ہو جائے، شاید اگلے الیکشن کے بعد بھی تو ہو سکتا ہے۔ 2/3 میجارٹی چاہیے کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے، تمام چھوٹے صوبے اس میں ممبر ہیں، اس طرح نہیں ہوتا کہ انہوں نے بیٹھ کے کہہ دیا۔ اور کیا مطلب کے لوگوں کی مطلب مینڈیٹ کی توہین کیوں کی جا رہی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم 49 میں ہماری بہن نے پڑھا ہے، یہ توہین نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ امتیاز صاحب
इम्तियाज साहब कता कलामी की माफी, क्या मैं आती हूँ, लेकिन मुझे इम्तियाज साहब एक चीज समझा दीजिए। अभी तो चले, मैं मानती हूँ इनके पास जो है वो नंबर्स नहीं है, जॉइंट सेशन हो जाए तो वहां फिर कुछ उम्मीद निकल आती है, लेकिन जो आगे सेनेट के इलेक्शंस होने हैं, क्या उसके बाद तो नंबर्स पूरे हो सकते हैं? उसके बाद तो ये काम हो सकता है? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। आपने नंबर गेम नहीं देखे, आप जरूर उससे सर मेरे पास नंबर गेम बिल्कुल सामने पड़े हैं इस वक्त, मैं आपको बता देती हूँ इस वक्त आप। जी सर। दूसरी बात ये देख रहे हैं कि कौन सी पार्टियां इनको 18वीं तरमीम खत्म कर, मारिया ये जो इनका पैनिक अटैक्स है ना एपीसी वाले, वो इसी वजह से हैं। सेनेट के इलेक्शनों से पहले जो इन्हें पैनिक अटैक हो रहे हैं सबको। और पार्टियां इनको खत्म करने देंगी जो कि गवर्नमेंट के साथ नहीं है? क्या पीएमएल का साथ देगी? बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ शेख साहब, अभी कुछ देर पहले कितनी जो है वो मामला तय हुए, जिसपे जो है वो सेनेट का चेयरमैन वाला मामला भी है, वहां पे आपके लोग, आप दोनों पार्टीज के लोग जो हैं वो इधर उधर हो गए, तो ये मामला करना कोई मुश्किल तो नहीं है। अगर इनके पास वोट है तो कर लेना फिर सर। अभी की अगर बात करें आप जॉइंट सेशन की, अगर क्योंकि अभी जॉइंट सेशन बुलाया जा रहा है फैटिफ के, उसमें वो आगे जाके बात कर लेंगे, लेकिन उसमें अगर बात की जाए जो नंबर कैलकुलेशन है, सर इजाजत दीजिए ना आप, 223 सर गुजारिश सुन लीजिए ना, गुजारिश सुन ले सर। इस वक्त 223 जो इस वक्त स्टैंडिंग है, 223 जॉइंट सेशन के लिए आपकी यानी ऑपोजिशन के जो है नंबर्स हैं, इनके पास 215 हैं। मैं यही आपसे कह रही हूं कि अभी नहीं है, लेकिन अगला जब सेनेट के इलेक्शंस, और इसमें माजरत के साथ वो ये इस तरह का तो नहीं है कि पार्टी लाइन के मुताबिक ही जो है वो चीजें वोट करना पड़ेगा। शायद आप लोगों के बहुत लोग हों जो कहें ठीक है इनके अगेंस्ट हम वोट कर देते हैं, ये भी तो हो सकता है। आपने आइन पढ़ा है, आपने इलेक्शन लॉज पढ़े हैं? कोई भी पार्टी इसका इस तरह अपनी पार्टी के प्रोग्राम के हटकर वोट नहीं कर सकता। सर मनी बिल एंड ऑफ कोर्स जो लीडर ऑफ द हाउस का जो है वो इलेक्शन एग्जैक्टली। सुने मेरी बात, मतलब अगर इनके पास यही है तो कर लेना, क्यों नहीं कर पाते? ये जब मार्च आएगा, जब ये अप्रैल आएगा, जब मार्च अप्रैल में जब सेनेट के इलेक्शन होंगे उस वक्त देख लेंगे ना, अभी इस पर बहस करने का फायदा नहीं है। लेकिन शेख साहब सवाल तो देखें, पता मसला इसमें कहीं गुम गया है। मसला गुम इसलिए गया है कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपकी पार्टी अभी से नहीं, और ये हर साल होता है, वो डिलीवर नहीं कर पा रही कराची में। क्या क्योंकि मसला ये लगता है कि कराची से शायद आपको मैंडेट नहीं मिलता, तो आपकी तरजीह में शामिल ही नहीं है वो। कराची क्या पूरा सिंध का यही हाल है? कराची हेडक्वार्टर है, कराची हमारा दिल है, कराची ये बात करना जो गलत परसेप्शन क्रिएट करने वाली बात है, जुबानी करते हैं। ये पीटीआई गवर्नमेंट जो घेला इस शहर में, हालांकि वो खुद रो रहे हैं, वो उनको बुलाते ना अपने। सर वो अगर साथ होते एट द एक्सपेंस ऑफ प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, अगर वो साथ होते तो मैं उनसे पूछती कि वो तो आपके साथ भी यही करके गए थे 2013 का जब इलेक्शन था, 8 से 13 तक उन्होंने सारी जो है वो इक्तदार एंजॉय किया। उसके बाद इलेक्शन से कोई 1.5 महीना पहले उन्होंने कहा जी नहीं, पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर रही, हम जा रहे हैं। तो वो तो हर साल यही करते हैं। अब उनके मैं यही कह रही हूँ ना, वो साथ होते तो पूछती, मैं यही कह रही हूँ, तो उनकी तो बात मेरे ख्याल नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि वो तो 4 साल। एक सवाल और पूछ लीजिए मारिया, इनको याद कराएं, अभी बिलावल ने कुछ अरसा पहले उन्हें दोबारा दावत दी है कि पीटीआई की हुकूमत गिरा के हमारे साथ आ जाओ। वो किस स्टैंडर्ड्स पे दी थी? अगर आपको इतनी उनसे प्रॉब्लम थी और आपको उनकी इतनी डिलीवरी के इश्यूज हैं और सारी नाअहली अगर उनके खाते में आप बुक करते हैं तो बुलाते क्यों हैं? हुकूमत ने बिठाया हुआ है। चले एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आप हाजिर होते हैं तो फैटिफ के जो मामलात हैं उन पर भी बात करेंगे। लेकिन MQM हमें कहा था कि जी हमारे साथ ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मौजूद होंगे, लेकिन वो शायद टाइम नहीं निकाल पाए, तो उनसे सवाल तो उनसे भी बनता है कि 4 साल चाहे बकौल आपके खोखला जो है वो इक़्तिदार था, हमारे पास पावर्स नहीं थी, कुछ नहीं था, और अब आपने वसीम अख्तर साहब ने एक बहुत दर्द भरी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो फिर आपको चाहिए था कि आप इक़्तिदार छोड़ देते, दोबारा इलेक्शंस जो है वो करवाते, आप एक वॉइड आ जाता, दोबारा इलेक्शंस कराने पड़ते। लेकिन ये MQM का वतीरा है। जिस तरह मैंने कहा 2013 का जब इलेक्शन हुआ उससे 1.5 महीना पहले उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उससे पहले तमाम जो है वो इक़्तिदार के मज़े जो है वो लूटते रहे। तो ये वतीरा है MQM का। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो फैटिफ के मामलात और दीगर मामलात उन सब पर गुफ्तगू होगी। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि हमने कहा था कि फैटिफ के मामला डिस्कस करेंगे, तो वज़ीर आज़म और उनकी टीम की जानिब से अपोजिशन पर एक बार फिर NRO मांगने का जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है।
अहम कौमी मफाद से मुतल्लिक कानून साजी में अपोजिशन की जानिब से अदम ताउन पर हुकूमत के इस बयानिए में शिद्दत अब जो है वो आती जा रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब का मौक़िफ़ है कि NRO लेने के लिए अपोजिशन ब्लैकमेल कर रही है। फैटिफ की ब्लैक लिस्ट से बचाने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल और इस्लामाबाद इमलाक बिल रवां हफ्ते सेनेट में पेश किए जाएंगे और ये कहा जा रहा है कि इसमें जो है वो पास भी हो सकते हैं, ये पूरी उम्मीद है हुकूमत। अब बात यह है कि ये जो पार्लियामान का मुश्तरका इजलास है ये बुलाया जा रहा है, इसके बाद वज़ीर आज़म साथ साथ जो है वो इल्ज़ाम भी धर रहे हैं कि पाकिस्तान फैटिफ की ब्लैक लिस्ट में अगर जाता है तो इसकी जिम्मेदार जो है वो अपोजिशन जमातें होंगी और ऐसा करके हिस्ब इख्तिलाफ भारतीय एजेंडे की तकमील करेगी। दूसरी जानिब अपोजिशन कानून साजी को रोकने की वजह उन शिकों को करार दे रही है जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ हैं। अब इस मौक़िफ़ को ये मौक़िफ़ इसमें जो है वो दुरुस्त है या नहीं और कौन कौमी मफाद के बजाय अपने मफादात को तरजीह दे रहा है, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। तो ज़रा कमल साहिबा की तरफ चलती हूँ। कमल साहिबा, पहले ये बता दीजिए कि जो सिचुएशन इस वक्त फैटिफ का मामलात हैं उसमें आपने ये कहा है कि जी ये तो रिक्वायरमेंट है जो आप ये चेंजेस लाना चाह रहे हैं, जिसमें जो कॉग्निसेबल और इनकॉग्निसेबल जो जराइम हैं उनमें जो बीच में तफरीक है, जो वो मामलात हैं, उसमें आप कह रहे हैं फैटिफ की जो है शराइत हैं। तो ये बताएंगे कि क्या आप ये दिखा सकते हैं कि FATF की तरफ से आपको कोई मौसूल हुआ हो, कोई आपके पास चीज़ हो जिसमें हो कि ये आपने तरमीम करनी है? देखिए मारिया, 2-3 चीज़ें मैं क्विकली बता देती हूँ। देखिए जो इनकी डिमांड है, जो जिस पे इन्होंने उस दिन असेंबली में शोर मचाया, मेरे पास ये लिस्ट पड़ी है, मैं साथ ही बैठी हुई थी बाबर अवान साहब के, जिस वक्त ये सारे बिल हमने नेशनल असेंबली में प्रूफ कराए, उसके बाद फिर इन्होंने जाके सेनेट पे उसको रिजेक्ट कर दिया और ये किया है PMLN ने, पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क ने। तो रीज़न क्या है, ये इनका प्रॉब्लम ये था, ये कह रहे थे जी जो आमला या जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें से नैप का लफ्ज़ निकाल दीजिए, जबकि 2010 में इन्होंने खुद डाला है। उसके बाद ये कहते हैं कि जी क्योंकि वो नैब के पास कवानीन में मौजूद है कि जी वो बगैर उसके जाके किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं वारंट के, ये अमेंडमेंट पेश ही नहीं की गई है। ये उस वक्त शहजाद अकबर साहब ने उठ के पूरी बात एक्सप्लेन की कि अमेंडमेंट तो ये पेश ही नहीं की गई है, ये तो ऑलरेडी जिस तरीके से 2010 से आपके दौर से चल रही वैसे ही चल रही है। अचानक से आपको क्यों ख्याल आ गया कि आपने ये अमेंडमेंट करवानी है? नंबर 2, ये वो 34 शिकें हैं जो 38 ऑर्डिनेंस नैप की जो ऑर्डिनेंस में 38 में से 34 इन्होंने कहा ख़त्म कर दी जाए या चेंज कर दी जाए। अब इन 34 को चेंज करने का मतलब ये है कि नैप को आप कील ठोके ताबूत में और कराची के पानी में बहा दें इस टाइम पे। और ये नंबर पहली अगर आप सिर्फ सुन लें कि 16 नवंबर 1999 से पहले तक के तमाम केसेस ख़त्म कर दें। दूसरी क्या कहती है, 1 अरब से नीचे यानी कि 99,999 तक की जो करप्शन है उसको आप नैब या करप्शन उसमें डालें ही ना। ये इस पे नहीं डिस्कशन कर रहे हैं ना, अभी फैटिफ का जो मसला है, आप सही कह रहे हैं, ये इस पे किसी और वक्त बात हो सकती है। फैटिफ का जो मसला है, मुझे बताइए, जो ये अरेस्ट वाला मसला है कि अरेस्ट करने से पहले मैजिस्ट्रेट से जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी, कॉग्निसेबल इनकॉग्निसेबल जो ऑफेंसेस हैं उनमें जो प्रॉब्लम आ रही है, तफरीक का जो मसला है, उस पर बता दीजिए क्या फैटिफ ने आपसे ये कहा है कि ये तरमीम आपने करवानी है? ये नहीं, देखें ये 2 चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं इन्होंने। मैंने आपको बताया कि ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट थी नहीं फैटिफ में, इसको हम चेंज ही नहीं कर रहे। हमने ये अमेंडमेंट ही प्रपोज नहीं की जो ये मांग रही हैं। ये नैब को ख़त्म कर उधर से निकालना चाह रही हैं और दूसरा ये चाहते हैं कि नैब के लॉज में सारी चेंजेस ले आएँ जो ये मेरे हाथ में है 34। ये फैटिफ के बदले में ये सारा कुछ चाह रहे हैं। ये बार्टर ट्रेड है कि अगर आप फैटिफ के लिए चाहते हैं कि ये बिल अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, समझ आ रहा। एक मिनट दानियाल, एक मिनट, मुझे समझ आ गई है बात आपकी। ये वहां पर भी सवाल उठा था, आप वो क्लिप निकालिए ये तो बात और कोई हो रही है। आप 24 पॉइंट के ऊपर तो आज बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है भाई, बात हो रही है नैब के रूल इसके ऊपर। मारिया इनसे क्या, एक मिनट जरा सब्र कर लें। जी, लेकिन कमल साहब मुझे भी ये साथ, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन हो रही है, मैं नैब वाले उस पर नहीं बात कर रही। ये 2 जो इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो अरेस्ट वाला मसला, फैटिफ का मसला है, उसमें क्योंकि आपकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है वो अरेस्ट का मसला नैब के अंडर आता है। नहीं, देखें वो नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है।
वहां पर हमने शहजाद अकबर साहब ने इनको क्लियर किया, इन्होंने उठ के कहा कि जी ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। पहली बात तो ये कि इस तरह की कोई अमेंडमेंट फैटफ के बिल में नहीं दी गई। ये डिमांड कर रहे हैं कि नैब के अंडर ये एम्बिट में आता है, क्योंकि आप नैब का नाम ही बीच में से निकाल दें। ये एंटी, उस वक्त भी ये सारी बात शहजाद अकबर साहब ने एक्सप्लेन की, उनकी ट्विटर लाइन पे भी पूरी बात मौजूद है। ये दो चीजों को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। ये इनकी डिमांड है, ये चाहते हैं कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में जो एक्ट बना हुआ है उसमें से नैब को निकाल दें, जो 2010 में इन्होंने खुद डाला है। ये सारी बात है जिसको ये अब उधर जाके मिसकोट कर रही है। आप शहजाद अकबर साहब का बयान चला दे ताकि इनकी क्लैरिफिकेशन हो जाए। मेरी भी क्लैरिफिकेशन हो जाए। मैं जरा बैरिस्टर साहब की तरफ चलती हूँ। दानिया साहब ये बताइए कि वो तो कह रही हैं कि ये आप चीजें जो हैं वो डलवाना चाह रहे हैं, इसमें तो बाकायदा जी गो अहेड। देखिए डॉक्टर साहब, मैं अगर बात करूं, ये जो बात कर रहे हैं सेक्शन 2XVIII पॉइंट नंबर की, उसमें ये पॉइंट कहता है नैब को डालते हैं और नैब को कहते हैं कि नैब के पास पावर्स होंगी। हम क्या डिसएग्री कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आपके पास अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं FIA जैसी, आपके पास और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, तो आप उस इदारे को क्यों डालना चाहते हैं जिसके ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जजमेंट देता है? नैब इज यूज्ड फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच ऑफ नैब इज अफेक्टिंग द इमेज एंड द फेथ ऑफ द पीपल इन द क्रेडिबिलिटी एंड इम्पार्शियलिटी। ये आपका एक कोर्ट ऑर्डर दे रहा है, आपका कोर्ट ऑर्डर दे रहा है, और दूसरा आप अपने बिल के हिस्से में डाल रहे हैं। दूसरा आपका मुझे बताएं कि अगर आपके नहीं, हमने डाला नहीं, आज हम बात करें उसकी, उसमें अगर आपने चलाना है तो आप इस तरह चलाएं, वरना हम आपके साथ नहीं है। जब आपके पास दूसरी एजेंसीज हैं करने के लिए, तो फिर आपको उसको डालने के लिए क्यों इस्तेमाल करना पड़ा है? क्योंकि आपका मोटिव और इंसेंटिव हमें पता चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस इदारे को यूज कर रहे हैं, आपको ऑर्डर दे रहा है, तो फिर आपको डालने की क्या जरूरत है, मुझे बताएं। दूसरा आप बताएं, जो आपका है एक पूरी दुनिया में प्रिंसिपल, जो आप बात करें, शायद आपको खुद नहीं समझ आया कि भाई कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा दें नैब के रूल के तहत और वो चीखता रहे, बचाता रहे कि मैंने नहीं किया, लेकिन उसको प्रूव करना है। जब आप लगा रहे हैं किसी के ऊपर तोहमत, तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है ना उसको बताने के लिए कि इसने ये पैसा मनी लॉन्डर किया था, ये पैसा है इधर पड़ा है, हमने पकड़ लिया, अब इसको पकड़ो। जब आप नैब को बीच में इन्वॉल्व करते हैं तो मुझे बताएं ये पूरा मैक्सिमम ही हट जाता है। तो जब आपके पास और इन्वेस्टिगेटिंग बॉडीज हैं, आपके पास रूल्स और लॉज हैं, आपके पास पहले मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स आपने वो इंपोज नहीं कर रहे और आप नैब को बीच में डाल रहे हैं, तो फिर ये आपकी बदनीयती नजर आती है। और आपकी बदनीयती आपके एक्शन से ज्यादा ऊंचा बोल रही है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं उसको हटाने की, तो आप डाल रही हैं 34 पॉइंट जिसके ऊपर बात ही नहीं हो रही। जब हम बात कर रहे हैं उस बिल की जो आप कहते हैं मुल्क की सालमियत के लिए जरूरी है, और आप फिर लेके आ जाती हैं 34 पॉइंट को। हम 34 पॉइंट्स की तो बात ही नहीं कर रहे, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, और हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं कि ये पैरा डिलीट करो, हम बिस्मिल्लाह आपके साथ खड़े हैं। मुझे सिर्फ एक इजाजत दीजिए कम साहब, मैं आपकी बात, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर 2010 में इन्होंने डाला भी था, मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या आप नहीं समझती कि किसी को भी अरेस्ट करने के लिए मैजिस्ट्रेट की सामने अगर ना पेश किया जाए और जाके वैसे ही अरेस्ट कर लिया जाए, ऑलरेडी इस मुल्क में जो है फोर्स डिसअपीयरेंसेस का बहुत ज़्यादा मसला है, क्या आप नहीं समझती कि बुनियादी इंसानी हकूक की ये पामाली है अगर इन्होंने डाला भी है? हाँ जी, नहीं है। मेरी बात सुने, मैं आपको शहजाद अकबर की स्टेटमेंट सुना देती हूँ और आप फिर आगे सवाल करना हो तो उससे रिलेटेड करें। देयर इज नो चेंज इन आमला यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन पावर टू अरेस्ट, मेकिंग एन ऑफेंस कॉग्निजेबल इज नॉट ड्रैकोनियन, 100 ऑफ ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल अंडर लॉ। ठीक है जी, और इसमें ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ फेटफ इज इन रिटन फॉर्म एंड बोथ पार्टीज नो इट वेल। ये दो पार्टीज हैं। सो लेट्स स्टॉप लाई एंड मिसलीडिंग पीपल। ये आमला एक्ट में कोई चेंजेस नहीं लाने का बनाया हुआ एक्ट है। मेरी गुजारिश सुने, मेरी गुजारिश सुने, आप ये करें, मुझे बता दें, आप ये ड्रैकोनियन लॉ कहीं और इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप लोग इतने नालायक हैं कि आपको वहां भी वो जबरदस्ती आपसे चीजें अप्लाई कर रहे हैं, आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप चाइना जाते हैं, आपको रिसीव करने के लिए नहीं है, सऊदी आपको अलग बातें सुना रहा है। मुझे आप बता दें कि ये ड्रैकोनियन लॉ की और इंपोज हो रहा है या कहीं और इम्प्लाई हो रहा है, सिर्फ आपकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से वो आपको फोर्स कर रहे हैं। दानिया साहब एक सेकंड, कमल साहब ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं ये कोई ये पैटर्न, ये एवरीथिंग इज रिटन,
कमल आप कह रही हैं एवरीथिंग इज इन रिटन, तो ये फिर ला के दिखा दीजिए कि फैटिफ जो है वो ये चीज मांग रहा है और ये चीज एक रिक्वायरमेंट प्री रिक्विजिट है, ताकि आपको जो है जिस तरह बात की जा रही है, कल खान साहब ने कहा इंटरव्यू में कि कौन को भी पता होना चाहिए कि कौन है जो इसके अगेंस्ट वोट करेंगे और इंडिया का एजेंडा पूरा करेंगे। तो अगर ये चीज है तो सामने आपको ले आना चाहिए इसको। मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूं, सुन ले मेरी बात। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में से इनका जो डिमांड है वो ये है कि नैब को निकाल दिया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग इसमें इन्होंने दिया है, ये जो 34 अमेंडमेंट है, मनी लॉन्ड्रिंग को नैब के एम्बिट से निकाल दिया जाए। नैब को इन्वेस्टिगेशन मनी लॉन्ड्रिंग की नहीं करनी चाहिए, ये इनका बेसिक पॉइंट है। हमने एक्ट को छेड़ा ही नहीं है। 2010 में जो इन्होंने एक्ट बनाया था वही प्रेजेंट किया है फैटिफ के बिल में। आप डिबेट समझ जाएं कि क्या वो चाहते हैं कि जो इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इस वक्त केसेस चल रहे हैं वो नैब से की एम्बिट से बाहर निकाल लीजिए। लेकिन दानियाल साहब ने कहा एफआईए को दे दो, बीबी हम ये चाहते हैं कि आमला में जो नैब का आपने एम्बिट डाला है उसको निकालें आप। आपके जब और अल्टरनेटिव एजेंसीज हैं तो आप क्यों डाल रही हैं उनको डालने में? हमने नहीं डाला। अल्टरनेटिव है, आप मुझे बताएं इंडिया का एजेंडा वो पूरा कर रहे हैं जो बिल के ऊपर बात करता है, या वो कर रहा है जिससे इस मुल्क की मैशत को नेगेटिव पे ले गए हैं? इंडिया का एजेंडा वो पूरा नहीं कर रहे जिसने आपकी ग्रोथ 5.8 से आज 0.0 नेगेटिव में ले आए हैं। वो इंडिया का एजेंडा पूरा नहीं कर रहे जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 5.3 5.4% से 2.5% पे ले आए हैं। इंडिया का एजेंडा वो लोग पूरा नहीं कर रहे जो आपकी इकोनॉमी को हॉल्ट पे आज लिए हैं, ग्रोथ खत्म कर दी है, वो इंडिया का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। चीख ले, जो मर्जी कर ले, ये 34 अमेंडमेंट्स कोई पीटीआई का एक शख्स भी मानने को तैयार नहीं है। अच्छा मेरी गुजारिश सुनिए, मेरी गुजारिश सुनिए। कमल साहिबा बनाया हुआ 2010 अमेंडमेंट्स की मेरी बहन बात ही नहीं कर रहे। कमल साहिबा एक्ट जिस तरह है इसी तरह पास होगा। कमल साहिबा मेरी गुजारिश सुनिए। दो चीजें, एक तो ये मुझे ये बताइए कि क्या आप नैब की कारकर्दगी से इतने सेटिस्फाइड हैं कि आप समझते हैं वो व्हाइट कॉलर क्राइम जो है वो नहीं पकड़ सकता तो मनी लॉन्ड्रिंग वो पकड़ सकेगा? क्या आप समझते हैं नैब में इतनी सलाहियत है? एक बात ये। दूसरा, आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या गारंटी है कि जॉइंट सेशन जो आप बुलाने जा रहे हैं इसमें आपकी जो है वो सुबकी नहीं होगी? मारिया, आपका सवाल जो है ना, इस वक्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नतीजे में आप कह रही हैं कि हम नैब की परफॉर्मेंस डिस्कस कर लें। मैं नैब की स्पोक्स पर्सन ही, मैं इनसे पूछूंगी। मैं तो जब 2010 में इन्होंने नैब को डाला था उस वक्त, तो मैं इदारे की बात ही कर रही हूँ, क्या सोच के डाला था? और जब आपके पास 2/3 मेजॉरिटी थी पिछले एक दिहाई से 10 सालों से, आपने इस एक्ट को क्यों नहीं पास होने दिया? जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आपकी वजह से गया, 2012 से लेके आज तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आया। क्यों आपने ये आने नहीं दी? इसलिए नो, बिकॉज आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब पे किस चीज के केसेस हैं? ये टीटियां लग के कहां गई हैं? आई एम सॉरी, आपके दाएं और बाएं बैठे हुए वो लोग मनी लॉन्डर्स हैं जिनके ऊपर सुप्रीम हाई कोर्ट अपना जजमेंट दे चुका है। जो आप लोगों के एवन फील्ड में कहीं भी नहीं लिखा मनी लॉन्ड्रिंग का। मुझे आप बता दें, जजमेंट खोल के पढ़ के सुनाइए कहां लिखा हुआ है, करप्शन का कहां लिखा हुआ है जो आप बता रही है। मुझे एक एग्जाम पढ़ के सुनाइए, बात करें। कमल साहिबा, अगर आप ये बात नहीं मिल सकता, एक तो ये नहीं मिल सकता। कमल साहिबा, एक तो ये कि आपके जजमेंट खोले और आप मुझे पढ़ के बताएं, उसमें जजमेंट बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, नॉट अ सिंगल पेनी ऑफ करप्शन हैज बीन फाउंड। I'll tell you, नहीं, NAB's performance is not another subject for the simple reason कि NAB ने जितने बड़े-बड़े केसेस किए हैं उसमें कौन सी अभी तक जो है वो उनको जो है वो सुबकी का सामना नहीं हुआ। ख्वाजा साद रफीक का केस उठा के देख लें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का केस देख लें, क्या स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स आते रहे वहां पे। इसलिए कह रही हूँ, आप हेल बेंट क्यों है इस इदारे को डालने के लिए? या तो फिर ये है कि आप समझते हैं ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिल जाएगी, जिसको चाहिए उठा ले, चाहे उन्होंने गलत किया, लेकिन जो आप तो उसको जो है उस पे एक मोहर जो है सर्च कर रहे हैं। जी, आप आमला एक्ट पास करें, आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पास करें, और कोई जो सही तरीके की अगर आप उसमें रिफॉर्म्स चाहते हैं नैब की तो ले आए। आप तो अपने सारे केसेस और अपने आप को यहां से बेल आउट करना चाहते हैं और नैब को टूथलेस करना चाहते हैं। उस पर हम राजी नहीं है, चाहे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, लेकिन एक चेक एंड बैलेंस का इदारा मौजूद होना चाहिए। और आपने किया हुआ है, 2/3 मेजॉरिटी आपके पास थी। आपने 2011 से ऑनवर्ड्स आपने वहां पे वो सैफुर रहमान जिसको बिठाया हुआ था,
क्यों नहीं आपने चेंज किए? आई एम सॉरी, ऐसी जजमेंट्स नहीं आई थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की तब ये नहीं आई थी कि नैब इज यूज्ड फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, तो आर्म ट्विस्टिंग। ये आपके लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप इदारे के आपके मिनिस्टर्स बैठ के कहते हैं कि ईद के बाद नैब छुरियां तेज कर रहा है, लेकिन दानियाल साहब कलामी की माफी, इनके मिनिस्टर्स भी उठाएगा। जी दानियाल साहब आप ठीक कह रहे हैं, बनते हैं तो लेकिन नैब हमेशा क्वेश्चन मार्क डालते हैं। सर नैब हमेशा जो है ना वो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। इवन जिस वक्त नवाज शरीफ साहब का केस चल रहा था उसमें बड़े ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नैब चेयरमैन उस वक्त कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब थे, बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स आए थे अगेंस्ट नैब। तो नैब तो हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन ये वी हैड दिस डिस्कशन वन टू मेनी टाइम्स कि आप मानते हैं कि आपको इसको चेंज करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज इन द लाइन ऑफ फायर, आपने उस वक्त चेंज नहीं किया। सवाल इस वक्त मेरा आपसे ये कि इस वक्त तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो नहीं आ रहा, तो फिर आपका यहाँ पे क्या प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ये है कि आप समझते हैं कि ये आगे जाके जो है ये इंसानी हकूक़ की पामाली होगी, या आपको कोई और भी यहाँ पे जो है वो आपके शक व शुबहात जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं? इनकी लीडरशिप से पैसे बाहर आने के चांसेस हैं और कुछ भी अगर नहीं आप आज इस मुल्क की एडमिशन देख लें, अगर इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं आ रहा, देखिए अगर नहीं आ रहा तो हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात नहीं कर रहे। देखिए हम बात यहाँ या किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, हम इस मुल्क की मैशत की बात कर रहे हैं। यहाँ नवे दिन के लिए उठाए जाते हैं बिजनेसमैन भी और लोग भी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देती है बेड़ा गर्क बीबी बेड़ा गर्क उन्होंने किया है जिन्होंने इस मैशत का ये हाल कर दिया है। बेड़ा गर्क उसने किया जिनको आपको 6 के ऊपर मिली थी मैशत और आज आप नेगेटिव पे ले आए हैं। बेड़ा गर्क उन्होंने किया है जो झूठे वादे और लोगों के साथ बातें करके आए हैं। चले मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है दानियाल साहब और कमल शोजत साहिबा, मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है, लेकिन ब्रिज गिर रहा है, कभी मेट्रो को आग लग रही है जिसमें 70 स्टेशन आप खोल नहीं सकते। चले मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना। दानियाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, कमल साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आखिर में ये जरूर कहूंगी कि जब इस तरह की जो है वो बात होगी कि इस तरह की लॉज जो है वो बीच में इनकॉर्पोरेट होंगे, चाहे PMLN ने माजी में किया हो, क्योंकि जाहिर है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हर पार्टी जो आती है इक़्तिदार में और नैब को इसी तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ पे फिर ये जो चीज़ है वो बहुत वाज़ेह हो जाती है कि इसका मतलब कि हमारा सिस्टम इतना वीक है कि कन्विक्शन वहाँ से हो नहीं रही। आप ज़बरदस्ती ये चीज़ें करना चाह रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट की जो बात है कि जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें। अगेन इट्स अ रियली सैड सिचुएशन जो चल रही है इस वक्त, क्योंकि इसमें मसला ये है कि अवाम को कुछ नहीं मिल रहा। ये डिबेट जो है वो चलती रहती है, अवाम को इसमें कुछ नहीं मिल रहा और कुछ आगे नज़र भी नहीं आ रहा। कमल साहब आपका बहुत शुक्रिया, दानियाल साहब आपका और शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।